नमस्कार दोस्तों। एल के आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, भारत की राजनीति में एक ऐसा नाम जिसके बिना भारत की राजनीति कभी पूरी नहीं हो सकती है। जब भी भारत की राजनीति की बात की जाएगी, जब भी इसके इतिहास को टटोला जाएगा, तब तब लाल कृष्ण आडवाणी का नाम बड़े ही सुनहरे अक्षरों में लिया जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी एक ऐसा नाम है, ये सिर्फ एक राजनीतिज्ञ नहीं है, ये एक ऐसा नाम है जो कि दूसरों के लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि किस तरीके से आप संघर्षरत रहते हुए आप अपने आप को, आप अपने देश को हर अलग परिवेश से आप उठा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में, क्योंकि इन्हें अभी कुछ दिन पहले भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो आज के इस वीडियो में हम इनके बारे में हर कुछ जानेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही दोस्तों अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया गया, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी के नाम और इनके प्रयास के बिना यह कभी संभव होने वाला नहीं था। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग लाल कृष्ण आडवाणी के जीवन के हर पहलू को देखेंगे और जानेंगे कि ये इतने खास क्यों हैं हमारे भारतीय राजनीति में और किस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भारत के इतिहास के साथ साथ भारत का नाम भी पूरे विश्व पटल पे गौरवान्वित किया है। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म दोस्तों 1927 को कराची में हुआ था और देश के बंटवारे के बाद 1947 का जो पार्टीशन था उसके बाद से लाल कृष्ण आडवाणी जी जो थे वो कराची से मुंबई चले आते हैं। लेकिन 1947 के पहले ही 1941 में ये आरएसएस ज्वाइन करते हैं और ये राजस्थान प्रांत के प्रचारक के तौर पे कार्य करते हैं। 1951 में लाल कृष्ण आडवाणी जी ज्वाइन करते हैं भारतीय जनसंघ को, जिसके संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसके बाद ये बहुत सारे और भी रोल प्ले करते हैं, जैसे पार्लियामेंट्री अफेयर, जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली यूनिट एटसेट्रा। इसके बाद 1967 में ये इलेक्टेड होते हैं फर्स्ट दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल पे और सर्व करते हैं वहां पे ये 1970 तक। जब उसके बाद से ये आरएसएस के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर बनते हैं। अब साल आता है दोस्तों 1970 का, जब लाल कृष्ण आडवाणी पहली बार राज्यसभा मेंबर के सदस्य बनते हैं और इनका जो काल रहता है, इनका जो कार्यकाल रहता है वो काफी प्रोलॉन्ग्ड होता है। 1970 से लेकर 1989 तक ये राज्यसभा के सदस्य रहते हैं और उसके बाद से ये एक ऐसे नेता, एक ऐसे राजनेता के तौर पे उभरते हैं जिनके बारे में एक कल्पना करना भी उस समय, जो कि भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए या फिर भारतीय जनसंघ की बात की जाए, उस समय कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं हुआ करती थी और किसी ने उस समय यह कल्पना भी नहीं की होगी कि एक ऐसा बच्चा जो कि कराची से मुंबई आता है, उसके बाद आरएसएस को ज्वाइन करता है, भारतीय जनसंघ को ज्वाइन करता है, फिर 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के को फाउंडर के तौर पे आते हैं। ये बच्चा, ये इंसान पूरे भारत के राजनीति का एक ऐसा सिरमौर बनकर उभरेगा, ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन हुआ दोस्तों बिल्कुल ही वैसा। ये 1970 में राज्यसभा के सदस्य बनते हैं और 1989 तक ये राज्यसभा मेंबर के सदस्य रहते हैं। उसके बाद 1985 का जो लोकसभा का जनरल इलेक्शन था उसमें 2 सीट आई थी, लेकिन उसके बाद 2 सीट के बाद से जब नेक्स्ट इलेक्शन कॉन्टेक्स्ट की जाती है उसमें भारतीय जनता पार्टी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे बन के उभरती है और इसका श्रेय बहुत बड़ा योगदान जाता है लाल कृष्ण आडवाणी को। तो ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी रफ्तार से इस प्लेटफॉर्म पे लाल कृष्ण आडवाणी इतना बड़ा नाम बनकर उभरेंगे। 1984 के जनरल इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों सिर्फ 2 सीट आई थी, लेकिन 1984 के 2 सीट लाने के बाद भी 1996 में जब इलेक्शन कॉन्टेक्स्ट की जाती है तो भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी देश की उभर कर सामने आती है और इसका श्रेय, इसका योगदान, इसमें बहुत बड़ा हाथ लाल कृष्ण आडवाणी जी का होता है। लाल कृष्ण आडवाणी 1989 में पहली बार लोकसभा सदस्य के लिए मनोनीत किए जाते हैं और उसके बाद ये अपना कार्यकाल 7वीं बार तक लोकसभा सदस्य के तौर पे कंटिन्यू रखते हैं और ये दोनों हाउसेज में अपोजिशन का भी रोल सर्व कर चुके होते हैं।
लाल कृष्ण आडवाणी को लौह पुरुष भी कहा जाता है दोस्तों, और इन्हें बहुत सारे पुरस्कार से सम्मान से भी सम्मानित किया जाए। अगर देश की सबसे सर्वोपरि सम्मान की बात किया जाए तो उसमें से एक पद्म विभूषण, जो कि इन्हें 2015 में दिया गया, जो कि इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर अवार्ड था, और 2024 में भारत रत्न से सम्मानित करने का ऑलरेडी इनका अनाउंसमेंट किया। दोस्तों, भारत की राजनीति में या फिर भारत के इतिहास में हम बोल सकते हैं कि रथ यात्रा का जब जब जिक्र आएगा तो लाल कृष्ण आडवाणी का जिक्र जरूर आएगा, क्योंकि ये राम रथ यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा ही शुरू किया गया था। और ये रथ यात्रा का शुरुआत हुआ था गुजरात के सोमनाथ से, और ये पूरा 10,000 किलोमीटर का सफर तय करके इस रथ यात्रा को अयोध्या वापस आना था। और ये जो मोमेंट थी, ये बेसिकली जनरल पीपल के बीच में बहुत ज्यादा अवेयरनेस का काम किया, और इसी का आज देन है कि आज अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हम लोगों को देखने के लिए मिला है। और इस राम रथ यात्रा के बाद से लाल कृष्ण आडवाणी पूरे देश में एक मास लीडर के तौर पे उभरे थे, और 1994 के इलेक्शन के टाइम पे कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पे देश के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, और गांधीनगर से लाल कृष्ण आडवाणी अपना इलेक्शन जीते थे। तो राम रथ यात्रा और आडवाणी जी का जो नाम है दोस्तों, वो बहुत ही मतलब सम्माननीय है, और बहुत जब जब इस चीज को याद किया जाएगा तो लाल कृष्ण आडवाणी जी का जिक्र जरूर आएगा। और ये सच है कि अयोध्या में राम मंदिर का जो नींव पड़ा, जो निर्माण हुआ, जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसमें जो सूत्रधार के तौर पे आप बात कर सकते हैं, जो इनके रचयिता आप बोल सकते हैं, जो मास लीडर के तौर पे उभरे थे, वो लाल कृष्ण आडवाणी ही थे। इनके बिना, इनके एफर्ट के बिना शायद ये संभव नहीं था। अब साल आता है दोस्तों 1992। 1990 में एलके आडवाणी ने रथ यात्रा का शुरुआत किया था सोमनाथ से, और 1992 में बाबरी मस्जिद को वहां पे गिरा दिया गया था, बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया था। और इसका जो ब्लेम आया था बेसिकली, वो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट, लोगों को भड़काने का, वो आया था लाल कृष्ण आडवाणी पे। और इन पे बहुत सालों तक केस चला था कि लोगों को इन्होंने भड़काने का काम किया। ये अपने प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट से, ये अपने स्पीच से लोगों को इस कदर भड़काए कि लोग वहां पर जाकर, और बाबरी मस्जिद जो थी उसे पूरी तरीके से तोड़ देती है, पूरी तरीके से निस्तो नाबूद कर देती है, वहां पे एक समतल जमीन बना देती है जहां पे कभी राम जन्मभूमि के पास में बाबरी मस्जिद हुआ करता था। तो इन पे ये चार्जेस लगते रहे और बहुत साल तक ये केस चला। लेकिन साल 2020 में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने इस केस को खारिज किया और इन्हें इस चार्ज से मुक्त किया, ये बोलते हुए बेसिकली कि बाबरी मस्जिद जो तोड़ा गया था वो प्री प्लान नहीं था, वो किसी भी तरीके के प्रोवोकेटिव स्पीच या फिर प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए नहीं किया गया था। वो एक एक्सीडेंटल मास एफर्ट बोले या फिर मास एक्टिविटी किया गया था, लेकिन इसके पीछे किसी का कोई रोल या फिर कोई भड़काऊ भाषण नहीं था। तो 2020 में लाल कृष्ण आडवाणी पे जो चार्जर लगे हुए थे बाबरी मस्जिद को गिराने का या गिरवाने का, वो चार्ज से इन्हें मुक्त कर दिया जाता है। साल 1996, ये साल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कैरियर में बहुत ही उतार चढ़ाव लेकर आती है, क्योंकि 1996 में ही लाल कृष्ण आडवाणी पे हवाला स्कैंडल का चार्ज लगाया जाता है, जिस कारण से 1996 का जो लोकसभा इलेक्शन था उसको वो कॉन्टेस्ट नहीं कर पाते हैं, वो चुनाव से बाहर रह जाते हैं, वो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी देश का सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरता है, और अटल बिहारी वाजपेयी उस समय देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो सरकार थी 1996 में, ये 13 दिन में ही गिर जाती है। तो 1996 भारतीय जनता पार्टी के लिए मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन सिर्फ 13 दिन में ही वो सरकार गिर जाती है। राम रथ यात्रा के बाद दोस्तों एक और यात्रा है इनके नाम, जो कि बहुत ही बड़ा था और काफी सफल रहा था, जनादेश यात्रा। ये यात्रा दोस्तों शुरुआत हुआ था इसका 11 सितंबर 1993 को, जो कि देश के पूरे कॉर्नर, पूरे भूभाग से ऑर्गेनाइज किया गया था, और आडवाणी जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था। इस यात्रा को मैसूर से, ये साउथ इंडिया से इसकी स्टार्ट हुई थी जनादेश यात्रा का, और 14 स्टेट को ट्रेवल करते हुए यूनियन टेरिटरीज, 2 यूनियन टेरिटरीज को पार करते हुए ये जो यात्रा था
वो मतलब कि बेसिकली दो बिल थे, टू बिल्स के अगेंस्ट थे, दो उसी के अगेंस्ट में ये जनादेश यात्रा निकाला गया था, जो कि था द कॉन्स्टिट्यूशन 18th अमेंडमेंट बिल और दूसरा था द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट बिल। इसके बाद दोस्तों एक और रथ यात्रा का नाम आता है जिसका नाम है स्वर्ण जयंती रथ यात्रा। ये रथ यात्रा दोस्तों बेसिकली निकाला गया था मई से जुलाई के बीच में 1997 में, और ये भारत के आजादी के 50 साल को पूरा होने पे ये रथ यात्रा को निकाला गया था, और बीजेपी के गुड गवर्नेंस को पोर्ट्रे करने के लिए इस रथ यात्रा को निकाला गया था, और इस रथ यात्रा को भी नेतृत्व कर रहे थे लाल कृष्ण आडवाणी। जन चेतना यात्रा, ये यात्रा दोस्तों 2011 में कंडक्ट किया गया था बिहार से, और ये यात्रा दोस्तों इसके जो नेतृत्व इस यात्रा को कर रहे थे वो भी थे लाल कृष्ण आडवाणी जी। और इस यात्रा का जो मोटो था वो बेसिकली यूपीए गवर्नमेंट की जो बैड गवर्नेंस थी, जो करप्शन था, उसको दिखाने के लिए और उससे निजात पाने के लिए, लोगों को मोबिलाइज करने के लिए इस यात्रा का शुरुआत किया गया था। और फाइनली दोस्तों इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है 2024 में, अभी कुछ दिन पहले ही इसकी अनाउंसमेंट की गई है। तो लाल कृष्ण आडवाणी के जीवन और जीवन के बारे में आज मैं थोड़ा बहुत आपको बताने का कोशिश किया। अगर इनके बारे में बात करने बैठे तो भाई 2-3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन मैंने सिर्फ उन पहलुओं को छूकर गुजरा है जिसके बारे में जानकर शायद आपको भी लगे कि एक इंसान किस तरीके से एक पार्टी को, एक छोटे से पार्टी को, जो कि एक बहुत बड़े पार्टी के सामने 1980 में बनाया गया था, जो कि 1984 तक पूरे देश में सिर्फ 2 सीट लेकर आती है, लेकिन उसके सिर्फ महज 12 साल में देश का सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर निकलती है। और इसमें लाल कृष्ण आडवाणी का किस तरीके से हाथ होता है, कैसा रोल होता है। तो यही था दोस्तों आज का ये वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।